उच्च शिक्षा संगम विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह की। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और ये सेशन एक तरह से एक रिवीजन क्लास है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ सुनकर ही इस पूरे चैप्टर को समझ सकें, उसका रिवीजन कर सकें। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का मिशन यही है कि हम समझें कि ये विद्रोह आखिर हुआ क्यों, इसका स्वरूप क्या था। मतलब ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या कुछ और ये असफल क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, भारत के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये विद्रोह, ये सब हुआ क्यों? ये कोई एक दिन की घटना तो थी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से जो असंतोष जमा हो रहा था, उसका एक नतीजा था। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, हर तरह के कारण थे। तो ये सब मिलकर एक तरह से विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। हाँ, बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले राजनीतिक कारणों को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण थी। इसके तहत सतारा, नागपुर, झांसी और फिर सबसे महत्वपूर्ण 1856 में अवध, इन सब राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे तो भारतीय शासकों में बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। जाहिर है, गहरा आक्रोश था। और सिर्फ यही नहीं, जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस, उसने भी कई राज्यों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। और तो और, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के जो उत्तराधिकारी थे, उनको आदेश दिया गया कि उन्हें लाल किला छोड़ना होगा। ये तो एक बहुत बड़ा अपमान था। बहुत बड़ा। तो इससे जो पूरा शासक वर्ग था, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। अब बात करते हैं आर्थिक कारणों की। मुझे लगता है इसने आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया होगा। बिल्कुल। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, उसे आर्थिक रूप से कह सकते हैं निचोड़ा जा रहा था। हाँ। अंग्रेजों ने नई राजस्व नीतियां लागू की, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। नाम अलग अलग पर नतीजा एक ही था। नतीजा एक ही था, किसानों पर भारी लगान, और अगर वो लगान नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन जब्त कर ली जाती थी। तो किसान कर्ज के जाल में फंसते जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि कैसे भारतीय उद्योगों को खत्म किया गया। हाँ, ये उनकी बहुत सोची समझी चाल थी। ब्रिटेन में जो मशीनों से बना सस्ता कपड़ा था, उसे लाकर भारतीय बाजारों में भर दिया, जिससे भारत का जो अपना कपड़ा उद्योग था वो तबाह हो गया। पूरी तरह तबाह हो गया। हमारे बुनकर, कारीगर सब बेरोजगार हो गए। इसके अलावा बंगाल और बिहार में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जिससे उनकी जमीन भी खराब होती थी और उन्हें दाम भी सही नहीं मिलते थे। बिल्कुल। तो आर्थिक रूप से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों पर। लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनकी परंपराओं और उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को खुलेआम धर्म प्रचार की छूट थी। सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता था। तो लोगों को लगा कि ये हमें ईसाई बनाने की एक साजिश है। और अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी तो किए थे, जैसे सती प्रथा का अंत। हाँ, सती प्रथा का अंत 1829 और विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। आज के नजरिए से ये बहुत अच्छे कदम थे, लेकिन उस समय के कई रूढ़िवादी भारतीयों ने इसे अपने धर्म में सीधा हस्तक्षेप माना। अच्छा। उन्हें लगा कि ये हमारी परंपराओं को खत्म कर रहे हैं। तो मतलब हर तरफ से बारूद इकट्ठा हो चुका था। और फिर आता है वो तात्कालिक कारण जिसने आग लगा दी, सैनिक असंतोष और वो चर्बी वाले कारतूस। सही कहा। भारतीय सैनिकों के साथ पहले से ही बहुत भेदभाव होता था। वेतन में, पदोन्नति में। उन्हें समुद्र पार, जिसे काला पानी कहते थे, लड़ने भेजा जाता था, जो कई हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। और इसी बीच 1857 में नई एनफील्ड राइफल सेना में लाई गई। इसके कारतूसों को बंदूक में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। और अफवाह फैल गई। हाँ, अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर एक सीधा प्रहार था। और यही विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। बिल्कुल। इसी ने चिंगारी को आग में बदल दिया। तो इसकी शुरुआत हुई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के विद्रोह से। लेकिन जो असली धमाका हुआ वो 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। हाँ, जब मेरठ में पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली ही क्यों?
क्योंकि दिल्ली मुगल सत्ता का प्रतीक थी। 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। बहुत बड़ा। इससे विद्रोह को एक चेहरा मिल गया, एक केंद्र मिल गया। हालांकि दिल्ली में विद्रोह का जो असल नेतृत्व था वो जनरल बख्त खां कर रहे थे। और दिल्ली के बाद तो ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में तेजी से फैल गई। चलिए एक तेज रिवीजन करते हैं मुख्य केंद्रों और उनके नेताओं का। जरूर। तो लखनऊ, जो अवध की राजधानी थी, वहां विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस काविर को नवाब घोषित कर दिया। और कानपुर में थे नाना साहब। हाँ, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। उनका असली नाम धोंदूपंत था और उनके साथ थे उनके बहुत ही काबिल सेनापति तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बिल्कुल। और फिर झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला। हाँ, क्योंकि अंग्रेज उनके दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर रहे थे। और बिहार में जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई और कई बार अंग्रेजी सेना को हराया। इनके अलावा भी कई नेता थे, जैसे इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बरेली में खान बहादुर खान। इन सब नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसे क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि ज्यादातर ब्रिटिश इतिहासकार कहते थे, या ये वाकई भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? इस पर इतिहासकारों में हमेशा से ही मतभेद रहा है। सर जॉन सीले जैसे जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, वो इसे सिर्फ सैनिकों का विद्रोह मानते हैं। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ने इसे सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और सच शायद इन दोनों के बीच में है। देखिए, ये शुरू तो एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ही इसमें असंतुष्ट राजा, नवाब, जमींदार और कई जगहों पर तो आम किसान और जनता भी शामिल हो गईं। और इन सभी का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर फैलने और इतनी वीरता के बावजूद ये विद्रोह अंत में असफल क्यों हुआ? इसके कई बड़े कारण थे। सबसे पहला तो ये कि विद्रोहियों के पास कोई एक केंद्रीय नेतृत्व और संगठन नहीं था। नेता अपने अपने क्षेत्रों में लड़ तो रहे थे, लेकिन उनमें आपसी समन्वय, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। मतलब कोई एक कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी? हाँ, बिल्कुल। दूसरा कारण था हथियार। विद्रोहियों के पास ज्यादातर तलवारें और पुरानी बंदूकें थी, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपें और राइफलें थीं। टेक्नोलॉजी का फर्क था। बहुत बड़ा फर्क। और तीसरा, जो शायद सबसे दुखद कारण है, वो ये कि कई बड़ी भारतीय रियासतों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। जैसे विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। दक्षिण भारत तो लगभग अछूता रहा। हाँ, और जो शिक्षित वर्ग था उसने भी इससे दूरी बनाए रखी। और पांचवा कारण, अंग्रेजों के पास बेहतर संचार व्यवस्था थी, रेलवे, टेलीग्राफ। इसकी वजह से वो अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। तो विद्रोह असफल रहा। पर क्या इसका मतलब यह है कि सब व्यर्थ गया? हाँ। इसका भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, व्यर्थ बिल्कुल नहीं गया। इसका प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी था। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। और 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के अधीन आ गया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बदलाव था। और दूसरा ये कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा भारतीय राजाओं को ये आश्वासन दिया गया कि अब उनके राज्यों को हड़पा नहीं जाएगा। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया। हाँ, और ये भी कहा गया कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अच्छा, और सेना में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? सेना का तो पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और तोपखाने जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो पूरी तरह उनके नियंत्रण में रखे गए, ताकि दोबारा ऐसा कोई विद्रोह ना हो सके। हाँ, और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को और तेज कर दिया, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा की नींव रखी। तो हमने देखा कि 1857 का विद्रोह क्यों और कैसे हुआ, इसके नायक कौन थे, ये असफल क्यों रहा, और इसने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। भले ही इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों के अजय होने का जो भ्रम था उसे तोड़ दिया। इसने एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना के बीज बो दिए जिसके कारण ठीक 90 साल बाद
1947 में भारत आजाद हुआ। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये है कि अगर उस समय विद्रोहियों के बीच बेहतर संचार, समन्वय और एक सर्वमान्य केंद्रीय नेतृत्व होता तो क्या भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था? इस रिवीजन क्लास में इतना ही। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। उच्च शिक्षा संगम विद AI से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।